फिर सुनिए। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती, तो अगर परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना, हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं, और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितनी भी आप बीच में, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। तो सुन रहे थे आप, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। 2024 में रिजल्ट क्या होगा ये भी इनको पता है। खैर, वहीं अमेठी से सांसद और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के सवाल पर जवाब देते हुए, सवाल राहुल गांधी लोकतंत्र को लेकर करते रहे हैं, लेकिन यहां राहुल गांधी के सवाल का जवाब भी देते हुए और सवाल करते हुए कहा है कि जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें सिखों की हत्या शामिल है? जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें राजस्थान के महिलाओं के अपहरण की बात शामिल है? हिंदू जीवन शैली का अपमान शामिल है? भारत को अस्थिर करने वालों के साथ सहयोग शामिल है? या फिर बाहर जाकर हमारे लोकतंत्र में दखल देने की मांग शामिल है? स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि यह कैसा इश्क है जो देश में नहीं बल्कि अपनी सियासत से है। तो ये देश से इश्क न करके आप सियासत से करते हैं, वो भी देश में नहीं करते हैं, विदेश में जाके करते हैं। स्मृति ईरानी बहुत कुछ मोहब्बत इश्क की बात आज फरमा रही हैं। जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी, इश्क की पहेली जरा समझ लेते हैं, सुनिए। बिना छिचोरापन दिखाए इतना कहना चाहती हूं, ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए? ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है? ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है? ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं? ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं? ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसी मोहब्बत है? चलिए, खैर आपको याद दिला दूं कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तंज कसते हुए कह रहे थे कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चलाते हैं। आइए उनको भी सुन लेते हैं, 2 दिन पहले आप सुन चुके हैं, सुनिए। कि नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं। तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे हैं। आपने नफरत की नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल कह रहे हैं जेपी नड्डा। वहीं राहुल गांधी के रियर व्यू मिरर, आपको याद होगा, इस बयान से हकबकाई बीजेपी को
संभलने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी 2 दिन पहले यानी 6 जून को आईडीईएस ऑफिसर ट्रेनीज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आपको पीछे के शीशे में देखना पड़ता है, क्योंकि तभी आप उन लोगों को जान सकते हैं जिनका राष्ट्र के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, जो हमारी संस्थाओं को कलंकित करने के लिए, नष्ट करने के लिए बाहर हैं। ये कह रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब। यानी ये भी राहुल गांधी पर वार करने से, तंज कसने से नहीं चूके। खैर, बीजेपी का काम है। आप राष्ट्रपति रहें, उपराष्ट्रपति रहें, राष्ट्रपति महोदया ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय बार बार ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है, क्योंकि ये जो पद है, इस पद पर राजनेता नहीं बल्कि ये पद जो है वो विराजमान होता है, और यह संवैधानिक पद है, सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का नाम भी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जब गई थी चुनाव प्रचार के दौरान, गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान, तो वहां पर उन्होंने देश का नमक, और उसमें भी 75% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, ये उन्होंने कहा था, तो वहां भी बू आ रही थी राजनीति की। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और ये जो रियर व्यू वाली जो बात है, इसको राहुल गांधी ने कही थी, और कहा तो अमेरिका के ही यात्रा में। राहुल गांधी अमेरिका में ही हैं, और इस यात्रा से बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई हैं जिससे बीजेपी हकबकाई हुई है, परेशान है, और लगातार राहुल गांधी पर वार कर रही है। आज फिर से राहुल गांधी अमेरिका की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसका खुलासा करेंगे। हालांकि आप ऊपर देख रहे होंगे 2-3 जो हम हेडलाइंस चला रहे हैं, उससे आपको थोड़ी बहुत बातें तो समझ में आ रही होंगी, लेकिन और भी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। सुन लेते हैं राहुल गांधी को, रियर व्यू मिरर क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल। पीछे देखो। नाउ यू थिंक अबाउट इट। All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने, right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. तो राहुल गांधी रियर व्यू मिरर की बात क्यों कह रहे हैं, ये भी यहां डिफाइन कर रहे हैं, ये भी यहां बता रहे हैं, और साथ साथ बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करते हैं, कैसे आपको अतीत में लेके जाते हैं, पास्ट में लेके जाते हैं, रियर व्यू मिरर के जरिए राहुल गांधी यहां अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन देखिए कि तमाम बीजेपी के नेता इसके बाद से हमलावर हो गए राहुल गांधी के ऊपर, और इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, वो भी चुप नहीं रह पाए, वो भी राहुल गांधी पर वार करते हुए नजर आए। देश के विदेश मंत्री तो बात कर ही रहे हैं, वार कर ही रहे हैं राहुल गांधी पे।
तो तमाम बीजेपी के नेताओं के बयानों से जाहिर हो रहा है दोस्तों कि बीजेपी पर कांग्रेस के एक एक नेता की अमेरिका यात्रा का गहरा असर पड़ रहा है, और खासकर राहुल गांधी का। कायदे से तो इस वक्त बीजेपी को पीएम मोदी की ही होने वाली यात्रा पर ध्यान लगाना चाहिए, मगर अभी उल्टा ही हो रहा है। वैसे बीच बीच में कुछ एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें कहीं प्रवासी भारतीय समुदाय अलग अलग भाषाओं में मोदी जी के स्वागत की तैयारी कर रहा है, तो कहीं अमेरिकी संसद में मोदी जी के भाषण से इतिहास रचने पर गर्व बताया जा रहा है। यह सब कुछ स्पॉन्सर्ड वे में जैसे चलता है वो आप जान रहे हैं, देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। बीजेपी के लोग इस बात से खुश थे कि व्हाइट हाउस ने 2 दिन पहले भारत के लोकतंत्र को वाइब्रेंट यानी जीवंत बताया था, मगर अब बीजेपी के लिए एक बड़ी अड़चन सामने आ गई है। जी हां, यह अड़चन क्या है जरा सुन लीजिए। दरअसल 17 सामाजिक संगठनों ने, 17 सिविल सोसाइटीज ने खत लिखकर बाइडेन यानी जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन सरकार से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में दिए जाने वाले राजकीय भोज के फैसले पर पुनर्विचार करें। इन 17 सिविल सोसाइटीज के लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उनमें से प्रमुख नाम, कुछ लोगों के नाम जो हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। हालांकि ये चिट्ठी आप राइट साइड में देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं हम, और इसमें आखिर में वो सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूं जिसमें है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड विदाउट जेनोसाइड, फिर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीस एंड जस्टिस, ग्लोबल क्रिश्चियन रिलीफ एंड इंटरनेशनल कमीशन फॉर दलित राइट्स। ऐसे नामचीन संगठन इसमें शामिल हैं। खत में लिखा गया है कि मोदी को राजकीय अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना इस बात का संकेत है कि भारत में मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकारों के पतन का अमेरिका समर्थन करता है और मोदी प्रशासन के अलोकतांत्रिक रवैये को बढ़ावा देता है। यह खत बता रहा है कि इस बार अमेरिका में मोदी जी की यात्रा में केवल मोदी मोदी नहीं गूंजने वाला है दोस्तों, बल्कि मोदी जी को उन सवालों से रूबरू भी होना पड़ेगा जिनके जवाब देश में देने से वे बचते रहे हैं। बाइडेन सरकार इस खत पर क्या फैसला लेती है यह उसका अपना नजरिया हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा, मगर इतना तय है कि अब बीजेपी को लेकर वैश्विक नजरिया बदलने लगा है और मोदी सरकार के शासन में लोकतंत्र पर सवाल केवल राहुल गांधी नहीं उठा रहे हैं बल्कि दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी नेता दूसरे आलोचकों की भी वैसी ही आलोचना करेंगे जैसे राहुल गांधी की कर रहे हैं। वैसे बीजेपी के लिए झटके वाली बात एक और है, एक और खबर है झटके के लिए, और वो खबर आई है अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी की व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू समेत कई विचारकों और थिंक टैंक के लोगों से मुलाकात। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। व्हाइट हाउस में राहुल गांधी की एंट्री, और वो भी सीक्रेट एंट्री, सीक्रेट मीटिंग, क्या कुछ कहती है। तहलका मचा हुआ हिंदुस्तान में, बवाल मचा दिया है राहुल गांधी ने। हालांकि इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है, मगर खबर ऐसी ही है, और इस खबर को लेकर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए। देश के विदेश मंत्री से जवाब नहीं दे पाए। बहुत हो गया राहुल गांधी पे, अब छोड़िए इसको, कह के वो आगे निकल गए। मगर यह संदेश तो बाहर आ ही गया है दोस्तों कि व्हाइट हाउस ने भारत के विपक्षी नेता के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। क्या यह 2024 में किसी नई संभावना या बदलाव के लिए दरवाजे खुलने का संकेत है? अब तो 23 जून को पटना की बैठक में राहुल और खड़गे ये दोनों शामिल हो रहे हैं, उनकी खबर आ गई है, पक्की खबर है। यानी बीजेपी को भीतर और बाहर हर तरफ से घेरने की तैयारी हो गई है। क्या बीजेपी इस घेराबंदी को तोड़ पाएगी? सवाल बहुत हैं। आइए अब इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी हैं, उनका नाम थोड़ा चेंज कर लीजिए, अभी भी नाम गलत जा रहा है, और प्रमोद अग्रवाल साहब हैं हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील शुक्ला जी का नाम उधर चला गया है, थोड़ा ये इन चीजों को ठीक कर लीजिए। सुनील शुक्ला जी हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। थोड़ी देर बाद रिजवी साहब भी जुड़ेंगे सीधे न्यूयॉर्क से। आप सब उनसे मुखातिब हो चुके हैं पहले, जब राहुल गांधी की सभा थी
न्यूयॉर्क में तो दिन भर वो वहीं लगे हुए थे और उनसे भी समझेंगे कि क्या कुछ उधर चल रहा है। लेकिन यहां एक मोटी मोटी तस्वीर हम आप तक रख चुके हैं। अब सीधा बढ़ते हैं आगे। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका इस्तकबाल और स्वागत न करूं तो इस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। स्वामी जी क्या कहेंगे? एक नहीं तीन घटनाक्रम हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि इश्क मोहब्बत सारी चीजें यहां हम पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान ऐसे भी जाना जाता रहा है इश्क मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान, लेकिन वहां न्यूयॉर्क के गलियों में अब प्यार किया तो डरना क्या के गाने बज रहे थे और लड़कियां थिरक रही थीं। ये तस्वीरें भी हम अभी पिछले दिनों खूब देख रहे हैं। वो वायरल हो रही हैं तस्वीरें, शायद आप देखे होंगे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के स्वागत में वो जो पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित था, वो कार्यक्रम था न्यूयॉर्क में, शहर में। तो प्यार मोहब्बत की बातें वहां भी हो रही थी, प्यार मोहब्बत की बातें यहां भी हो रही हैं, लेकिन उसके बीच ये जो नफरत की बू आ रही है वो क्यों आ रही है स्वामी जी? क्यों राहुल गांधी अगर व्हाइट हाउस गए हैं तो अगर गए हैं तो ये सवाल क्यों किया जा रहा है कि वो तो कुछ भी नहीं है, फिर भी व्हाइट हाउस के अंदर कैसे घुस गए? बड़ा सवाल है। सांसद भी नहीं है। स्वामी जी देखिए राजीव जी, सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि आगे की तरफ देखो, भविष्य की तरफ देखो, वर्तमान में भविष्य की नींव स्थापित करो। हम भी अपने छात्रों से ये कहते हैं। जो देश के द्वितीय नागरिक हैं, माने जो राष्ट्रपति महोदया के बाद दूसरे नंबर के हमारे सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, वो कहते हैं पीछे इसलिए देखना पड़ता है कि पीछे की घटनाओं से सीखा जाता है। देखिए, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर भगवान ये चाहता कि पीछे की घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है तो हमारे सिर में आंखें उसने पीछे लगाई होती। भगवान ने आंखें सामने इसलिए लगाई हैं कि हम आगे देखें। कभी कभी उसने गर्दन इसलिए लचीली बनाई है, कभी कभी मुड़ के पीछे भी देख लें। लेकिन अगर वो ये चाहता कि हमेशा पीछे देखा जाए तो आंखें पीछे लगाता। अब जो आपके विदेश मंत्री महोदय हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देश में चुनाव होता है, यह सिद्ध करता है कि लोकतंत्र देश में है। अरे विदेश मंत्री महोदय जयशंकर साहब, आपको कैसे पता 2024 में सत्ता आपकी बनेगी अगर लोकतंत्र है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर विदेश देखता है कि भारतवर्ष के अंदर कैसा लोकतंत्र है, तो क्या वो ये नहीं देखता कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई दर्ज होता है तो आपकी पुलिस एफआईआर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एफआईआर होती है, उसके बाद अरेस्ट नहीं होता, उसके बाद लड़की के माता पिता को धमकाकर उनसे अपना कथन बदलने का प्रयास होता है? क्या विदेश ये नहीं देखता कि आपके देश में इतना अच्छा लोकतंत्र है कि 13 महीने किसान, लाखों किसान बैठे रहते हैं, आप अपने राजधानी के चारों तरफ कीले गाड़ देते हैं, उनको अंदर नहीं घुसने देते। आप 2-3 दिन पहले हरियाणा के अंदर किसानों को लाठियों से पीट के लहूलुहान कर देते हैं। विदेश क्या ये नहीं देखता? लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो नेता है वो संवाद करे, वो प्रश्नों का जवाब दे, वो जवाबदेह हो, वो अपनी जनता को अपने समकक्ष माने। और जब जनता भूखी हो और उसके बाद नौकरियां न हो तो दिन में 5 बार अपनी ड्रेस ना बदले। तो वास्तविकता में देखिए, ये जो लोकतंत्र की बात की है विदेश मंत्री महोदय ने, अब वो तो राज्यसभा के दोबारा नॉमिनेट हो जाएंगे, लोकसभा का चुनाव तो उनको लड़ना नहीं। लेकिन वास्तविकता में लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि आप जनता से जुड़े रहें। तो भारत के लोकतंत्र में देखिए अब एक नई घटना हो गई है। मैं तो सुनील जी से कह रहा था कि आपका उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है राजीव जी कि किसी को कोर्ट परिसर में मार दिया जाता है, खुलेआम गोलियों से पुलिस के सामने भून दिया जाता है। कोर्ट परिसर में एक गुंडा दूसरे गुंडे को भून देता है। कैसी कानून व्यवस्था है ये? कैसा लोकतंत्र है? हम तो मानते हैं कि जो जेल है या पुलिस की कस्टडी जो है वो सबसे सुरक्षित जगह है। वहां पे तो पूरा जो सरकार है और जो प्रशासन व्यवस्था है वो किसी मुजरिम को भी अधिकार देती है कि वो कोर्ट के सामने अपना तथ्य प्रस्तुत करे। वहां हत्याएं होती हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि आपके देश का लोकतंत्र बहुत अच्छा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज जिस प्रकार से लखनऊ के पास एक लड़की का बलात्कार हुआ है और उसको विभत्स रूप से मारा गया है, रोज इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो आप ये बताएं, इस लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है क्या कि एक मंत्री का बेटा जीप से किसानों को कुचल देता है
और उसके बाद क्या पॉक्सो एक्ट में आसाराम और राम रहीम को तुरंत जेल हो जाती है? और आपके क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है कि उनको कोई इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनको नहीं किया जाएगा जब तक? और सबसे पहले जेल किस लिए भेजा जाता है? सिंह साहब बैठे हैं, वो बताएंगे। जेल इसलिए भेजा जाता है कि क्या जो गवाह हैं आप उनको प्रभावित करके अपने पक्ष में बोल सकते हैं। यहां पे क्योंकि चार्जशीट फाइल नहीं की, उनको जेल नहीं भेजा, इसकी वजह से जो गवाह हैं उनको वो प्रताड़ित करके, उनको दबाव में लेके वो अपने जो कथन है उनको उसको बदलवा रहे हैं। तो ये जो पहली कंडीशन होती है बेल देनी और न देने की, आप जेल ही इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि जिससे लोगों को प्रभावित कर सकें। गृह मंत्री ये निर्णय लेते हैं कि वो केस को जल्दी करा देंगे या देर में करा देंगे। इसमें गृह मंत्री का क्या मतलब? कानून व्यवस्था में और पुलिस व्यवस्था में गृह मंत्री का क्या मतलब? मणिपुर के अंदर दो संप्रदाय आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे पर खूनी हमले कर रहे हैं, ये कैसा लोकतंत्र है? आप 1-1.5 महीने वहां पे जाते नहीं क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, वास्तविकता में लोकतंत्र का मतलब केवल इलेक्शन लड़ना नहीं होता है, चुनाव होना नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जो महात्मा गांधी ने कहा था। और देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इनके सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं, उन्होंने ये कहा था, सरकार का, राजीव जी, केवल एक काम होता है, गरीब जनता को अमीर जनता के शोषण से बचाना। बिल्कुल, यह है सरकार का काम। सरकार का बाकी और कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपके देश में, अगर आपके लोकतांत्रिक देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, उसकी बच्चियों के साथ व्यभिचार होता है, के ऊपर जीप चलाई जाती है, एक दलित लड़की को रात को 12 बजे बिना माता पिता की अनुमति के मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया जाता है, तो यह लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है? तो पूरा विश्व आपको देख रहा है कि यह वो देश है जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी का देश था। उस देश की इतनी अवनति कैसे हो गई? ये कैसा लोकतंत्र है जहां पे जनता जो है वो भूखी मरती है, उसकी नौकरियां नहीं मिलती हैं, और आप जो है आनंद लेते हैं, 5-5 ड्रेस बदलते हैं। तो राजीव जी, लोकतंत्र की परिभाषा विदेश मंत्री को लोकतांत्रिक व्यवस्था में आके समझनी चाहिए। जी, विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी की ये जो सीक्रेट मीटिंग हुई है, कह रहे हैं कि सीक्रेट मीटिंग राहुल गांधी गए अमेरिका में और व्हाइट हाउस में भी बुलाए गए। डोनाल्ड लू जो उप विदेश मंत्री हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई दक्षिण एशिया के लिए, जिसमें भारत भी आता है, भारत, चीन, ये तमाम देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम सब जो हैं दक्षिण एशियाई देश हैं। और इसमें यानी कि राहुल गांधी के लिए दरवाजा व्हाइट हाउस का खुला हुआ था, ये माना जाए। और इस पर यहां हिंदुस्तान में फिर या तो लोग चुप्पी साधे हैं या मोहब्बत का पाठ पढ़ा रहे हैं। किस रूप में देखा जाए, हम उस पर भी आएंगे। जो मोदी